तो अब बच्चों हम आगे करेंगे इसमें कि जो अमीनो एसिड्स कल हमने करे थे, तो तुम्हें ध्यान हो तो बेटा एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स करा था कल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो ध्यान है, और एक कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन हमने किया था। तो अब देखो कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, अल्फा अमीनो एसिड्स की, कि अगर देखो हमें कोई अमीनो एसिड ना सेपरेट करनी होती है, जैसे एक जो प्रोटीन होती है, तो एक प्रोटीन में ना बहुत सारी अमीनो एसिड्स होती हैं। जैसे तुम्हें अगर पता हो तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना जो, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही होती है, और एक हीमोग्लोबिन में ही आई थिंक 574 अमीनो एसिड्स आपस में मिली हुई होती हैं। वैसे तो हमारी 20 अमीनो एसिड्स होती हैं, पर वो रिपीट होती रहती हैं, जैसे कि 10 बार उसमें एलेनिन है। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स खाली एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में ही 574 होती है। ठीक है, तो बहुत सारी अमीनो एसिड्स मान लो एक प्रोटीन के अंदर हैं, और अब हमें उसमें से मान लो अमीनो एसिड्स को अलग सेपरेट करना है। तो हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि हम उसमें पहले पानी डालेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस से अमीनो एसिड्स अलग हो जाती हैं प्रोटीन में से, गर्म करके और पानी में घोल लिया है, मतलब पानी में डाल के गर्म कर लिया है। अब अलग तो हो गई, पर अलग अलग हमें मिलेंगी कैसे, वो तो उस घोल में ही अलग हुई है ना। तो हम एक एक अमीनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं किस तरीके से, कि देखो अभी तुम्हें कल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताया था ना, कि वो पीएच जिस पर अमीनो एसिड में, जिसमें अमीनो एसिड के घोल में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने, मतलब अमीनो एसिड को जब हमने पानी में घोला है, तो जिस पीएच पे उसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं होती अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पीएच उसका क्या था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ही क्या होता है, हर अमीनो एसिड की ना सॉल्युबिलिटी लीस्ट होती है, मतलब वो कम से कम घुलती है, मतलब सॉलिड बनकर वो हल्की हल्की क्या आने लग जाती है, बाहर आने लग जाती है। अगर कम पानी में घोलेंगे तो वो एकदम सॉलिड बन के बाहर आ जाएगी। तो हर अमीनो एसिड का अपना अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स का जो मिक्सचर है हमारे पास, तो हम एक एक करके उनको उस सॉल्यूशन में डालना शुरू करेंगे जो जिस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो अमीनो एसिड सॉलिड बनकर बाहर आ जाएगी। छान लेंगे वो, ऐसे एक एक करके हम सबको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बिकॉज एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड हैज लीस्ट सॉल्युबिलिटी, उसकी सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो बेटा कि जैसे तुम्हें मैंने उसमें बताया था, याद हो तो, कार्बोहाइड्रेट्स में, कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं सारे हमारे डी कन्फिग्रेशन को बिलोंग करते हैं ना। ऐसे ही जितने भी अमीनो एसिड्स होती हैं बेटा वो सारे एल कन्फिग्रेशन को बिलोंग करती है। ये चौक तो वो बना है, ठीक है, वो किसको बिलोंग करती है, एल कन्फिग्रेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, और कोई है जो, तो जो हमारी जितनी भी अमीनो एसिड्स है वो किसको बिलोंग करती है, एल को। एल में क्या होगा, देखो डी में क्या था कि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH हमारा राइट हैंड साइड में था। ध्यान में कि जितने भी हमने कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स बनाए थे, ध्यान करो, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन था OH हमारा कहाँ था, राइट हैंड साइड पे था। तो जब राइट हैंड साइड पर हमारा मेन ग्रुप होता है तो वो सारी डी कन्फिग्रेशन को बिलोंग करती है। और यहाँ पर अगर हम देखें अमीनो एसिड्स में हमारा जो अमीनो ग्रुप है, जिससे उसका नाम आ रहा है ना अमीनो एसिड, ठीक है बेटा, तो जो अमीनो हमारा ग्रुप है वो हमारा कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये सारे हमारे किसको बिलोंग करती हैं, एल सीरीज को बिलोंग करती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप एट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो ये इनकी दो छोटी छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ मेन टर्म्स करने जा रहे हैं प्रोटीन्स की, कि देखो पेप्टाइड क्या होता है, डाईपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, और दो अमीनो एसिड्स आपस में जिस बॉन्ड से बंधती है ना बेटा, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा भी हुआ है और अभी मैं उसको तुम्हें समझा भी देती हूँ। तो देखो बेटा क्या होता है कि ये हमारी, देखो ये मैं खोलकर एक मैंने अमीनो एसिड बनाई। अब हम ये देखेंगे कि दो अमीनो एसिड्स आपस में किस तरीके से जुड़े हैं। देखो ये एक अमीनो एसिड है, अब मैंने एक दूसरा अमीनो एसिड भी इस तरीके से यहां लिखा, ऐसे बिल्कुल खोल के लिख दिया है। ठीक
ठीक है, उसके जो अमीनो और COH ग्रुप हैं उन सबको हमने ऐसे खोल दिया। अब देखो आपस में कैसे दो अमीनो एसिड्स जुड़ती हैं कि इसका OH और इसका H, ऐसे यहां से वाटर लॉस होगा। ठीक है, तो जब वाटर लॉस होगा तो देखो ये आपस में कैसे बंधेंगे, यहाँ CO और इधर हमारा ये NH रह जाएगा और बाकी पार्ट आपस में जुड़ जाएगा। ऐसे ही देखो बेटा जब ये आगे कंटिन्यू होगा किसी और के साथ जुड़ेगा। ठीक है, चलो पहले एक बार पूरा कर लो, इसको कंप्लीट मैं लिखती हूँ। तो देखो ये आपस में इस तरीके से दो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आपस में देखो बीच में ये बंधे, इसी को ही हम अमाइड लिंकेज कहते हैं। अमाइड्स क्या होते हैं, ध्यान दो, तो CONH2 होते हैं ना, तो CONH2 का एक H अगर रिप्लेस हो जाए तो वो सेकेंडरी अमाइड्स होते हैं। तो ये अमाइड लिंकेज ही तो बन रही है, अमाइड ही तो बना एक टाइप का। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड्स आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। और जो यहाँ पर हमें एक सब्सटेंस मिला, दो अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो जो हमें एक यूनिट प्राप्त हुई उसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। ऐसे ही मान लो ये आगे और कंटिन्यू हो गया, भाई इधर से भी इसने OH छोड़ा और एक और अमीनो एसिड आकर जुड़ गई। ऐसे ये भी आगे कंटिन्यू कर सकता है कि ये H छोड़ेगा और कोई दूसरा आकर जुड़ जाएगा। तो आपस में से बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ती चली जाएंगी। तो जब ऐसे आपस में जुड़ती चली जाएंगी तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। दो जुड़ी तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ी ट्राइपेप्टाइड, ऐसे बहुत सारी आपस में जुड़ी तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। और एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड जिसका मास 10,000 न्यू से ज्यादा हो, ध्यान 10,000 U से ज्यादा हो। ध्यान है कि U AMU हमारा ये भी एक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करने की यूनिट थी। 11th में करा था ना हमने मोल कॉन्सेप्ट में कि U से भी हम एक्सप्रेस करते हैं, G से भी हम एक्सप्रेस करते हैं। तो एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 U से ज्यादा हो, ऐसी पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रोटीन इज एक तरीके से वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड। क्लियर, अरे बेटा बात समझ में। तो जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं जिस बॉन्ड के थ्रू उसको अमाइड लिंकेज भी कहते हैं और उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ये बॉन्डिंग का नाम याद रखो बेटा, इसे ऑप्शनल में आ जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जब दो आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो एक चेन बन गई बहुत लंबी। अब उसका एक लास्ट वाले एंड पर NH2 ग्रुप फ्री रहेगा। वे जो पूरा एक बन जाएगी हमारी, कितने भी लॉन्ग हो, तो उसका जो बिल्कुल एक सिरा जो छूटेगा उस पर तो NH2 ग्रुप पूरा इंटैक्ट होगा और एक जो इधर सिरा छूटेगा उस पर हमारा COH ग्रुप इंटैक्ट होगा। तो एक एंड को हम N टर्मिनल एंड कहते हैं और एक एंड को हम C टर्मिनल एंड कहते हैं। ठीक है, जहां पर COH ग्रुप छूटेगा उसको C टर्मिनल एंड कहते हैं और जहां पर हमारा N ग्रुप छूटेगा उसको हम N टर्मिनल एंड कहते हैं। तो हम एक बेटा जैसे जो एंड ग्रुप्स होते हैं ना, हमारा एक N टर्मिनल एंड है और एक हमारा क्या है, C टर्मिनल एंड है। ठीक है बेटा, तो हम इस तरीके से ना नेमिंग करते हैं। मान लो एक पॉलीपेप्टाइड है और उसमें हमें उसको नाम देना है उस पॉलीपेप्टाइड को, तो हम N टर्मिनल एंड से शुरू करते हुए C टर्मिनल एंड तक हम क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम से उस पॉलीपेप्टाइड को पूरा नाम देते हैं। ठीक है, अब वो अमीनो एसिड्स के नाम तुम्हें इतने याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, तो ऐसे छोटा छोटा करके भी लिख देते हैं। जैसे एलेनिन होती है हमारी तो LA करके छोड़ दिया, ल्यूसिन होती है तो उसका खाली ऐसे ल्यू लिख दिया। कई बार खाली पहले अल्फाबेट से भी हम क्या कर देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को नाम दे देते हैं कि एक ऑर्डर हमें पता हो कि उसमें कौन कौन सी अमीनो एसिड्स लगी हुई हैं। ठीक है बेटा, तो अमीनो एसिड्स के शॉर्ट नेम के बेसिस पर हम उसको, देखो यहाँ ऐसे छोटा सा कर भी रखा होगा, देखो बेटा मैंने, है ना, देखो जैसे AGF का रखा है तो वो बेसिकली क्या है, एक एलेनिन है, उसमें एक ग्लाइसिन है और उसमें एक फिनाइल एलेनिन है। ठीक है, तो उनका छोटा भी हम ले लेते हैं। अरे बेटा बात समझ में। ठीक है, तो और एक पॉलीपेप्टाइड जिसका मास 10,000 U से ज्यादा होता है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। ये बात आया समझ में। ये थोड़ा सा बेसिक है इसमें कि हमने अमीनो एसिड से कैसे हम प्रोटीन तक पहुंचे, इसको हमने इसमें जाना। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स देखेंगे तो ये बहुत बार आया हुआ है बेटा कि फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, आसान सी बिल्कुल डेफिनेशन है, पर क्लियर बेटा याद रखो, है ना, तब उसको कर पाओगे। तो देखो क्या होती हैं कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दो तरीके से करेंगे। पहले तरीके से हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे देखो दो टाइप की प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती हैं बेटा कि उसमें अमीनो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो ऐसे ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैग्ड होंगी, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी फिर तीसरी ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे 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 अरेंज होंगी, ऐसे एक लेयर बना लेंगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ जब पैक्ड होंगी तो वो इस तरीके से पैक्ड होंगी कि उनके जो पोलर ग्रुप्स हैं, पोलर ग्रुप समझते हो कि भाई देखो अब जैसे ये वाला जो ग्रुप है भाई, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी तो इसका सीओ ग्रुप पोलर है। एक यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी एक और होगी ना, उसका इधर जो NH आ रहा होगा वो CO और वो NH आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका CO इधर वाले के NH के साथ और इसका NH इधर वाले के CO के साथ, तो आपस में अंदर अंदर ही इनके सारे पोलर ग्रुप यूज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक दूसरे के साथ ऐसे वो पैक्ड रहती है। ठीक है, तो एक ओवरऑल इनका कैसा स्ट्रक्चर आता है, ऐसे फाइब्रस आता है, फाइबर्स के जैसा, रस्सी के जैसा निकल कर आता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और ये वाटर इनसोल्युबल होती हैं क्योंकि सारे पोलर ग्रुप तो इनके खुद अपने में ही इस्तेमाल हो गए। जैसे कि देखो हमारे जो नखून में प्रोटीन होती है, बालों में होती है, ठीक है बेटा, वो केराटिन होती है, तो वो वाटर इनसोल्युबल होती है। ठीक है, देखो पानी में नहीं घोल सकते हम इनको, ना बाल घुल सकता ना नाखून घुल सकता। ठीक है ना, जो मसल्स में प्रोटीन होती है मायोसिन, उसका भी फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो कहीं इसमें शायद कोई ऐसे वो भी बना हुआ हो, इसमें ऐसे मसल्स जैसे कहीं भी हो तो तुम मसल्स ऐसे देखते हो ना, ऐसे ऐसे करके ही निकली रहती है। देखो ऐसे ही तुम्हें दिख रही है ना, ये तो खैर बेसिकली इसमें ब्लड वेसल्स दिखा रहे हैं, पर जो मसल्स अगर कहीं इसमें कहीं आज शो नहीं हो रहा, बट मसल्स भी इसी तरीके से ही शो होती है। कभी हम मस्कुलर सिस्टम देखते हैं तो ऐसे लाइन लाइन सी, हाँ अरे हाँ वो रहा ना मस्कुलर सिस्टम, ठीक बात है। ठीक है, इसमें देखो ऐसे जो गाढ़े गाढ़े से दिखा रहे हैं ना, बेसिकली ये ऐसे पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे रस्सी के से ऐसे बहुत सारी लाइन 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 होती है इनके अंदर। उसको ऐसे अच्छे से पूरा उन्होंने खोल कर दिखा नहीं रखा है, उन्होंने पूरी मसल्स को ही शो करा है मेन। तो अब देखो जैसे एक मसल ऐसे आ रही है ना, उसके अंदर ऐसे छोटी 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 ऐसे बहुत सारे आपस में ना वो बंधी रहती है मायोसिन प्रोटीन, जो कि कैसी होती है, फाइब्रस होती है। ठीक है बेटा, तो जैसे मायोसिन है, जैसे कि केराटिन है, ये ना विद एग्जाम्पल पूछा जाता है बेटा, तो इसलिए एग्जाम्पल भी तुम ध्यान रखना। ठीक है, हेयर में, नेल में, वूल में जो ऊन होती है, बेसिकली ऊन भी तो एक एनिमल का ही पार्ट होता है ना, जब हम ऊन उतारते हैं भेड़ पे से, तो वो भी बेसिकली क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है, धागे जैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, तो वो ऐसी प्रोटीन हमारी क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन, और ये वाटर इनसोल्युबल होती है। ये दो बात को हमें जरूर लिखना है कि दोज प्रोटीन्स विच हैव लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे जस्ट स्टैग्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ ऐसे पैक रहती हैं, आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन एंड दे आर वाटर इनसोल्युबल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही या कई बार एक से ज्यादा भी ऐसे एक तरीके से ना ऐसे इकट्ठी होकर गोल गोल सा ऐसे गोला सा बना लेते हैं, ग्लोब्यूल बना लेते हैं। ग्लोब्यूल कहते हैं ऐसे गोला सा, जैसे ऊन को हम ऐसे ऐसे बांधते हैं ना तो गोला सा बन जाता है। तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन क्योंकि बहुत बड़ी होती है, छोटी तो होती नहीं है, तो एक दो अपने ही उसमें क्या हो गई, ऐसे गोल गोल घूम गई। जब वो घूमी तो ऐसे घूमी कि पोलर ग्रुप सारे बाहर की तरफ आ गए। ठीक है, तो अब वो बड़े आराम से पानी में घुल जाती है, क्योंकि पोलर ग्रुप पानी के साथ बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, तो जब प्रोटीन्स क्या है आपस में इस तरीके से, एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, उसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं। तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज्ड इन अ स्फीरोडियल मैनर, स्फीरोडियल हम कहते हैं अ स्ट्रक्चर विच इज लाइक स्फीयर, स्फीयर गोला के जैसा, बिल्कुल गोल नहीं पर गोले के जैसा। तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म अ स्फीरोडियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड देयर पोलर पार्ट्स आर आउटसाइड, सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि हीमोग्लोबिन।
ब्लड में होती है। खून को तुमने कभी देखा होगा तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। एग हमारा जो होता है, एग का जो ऐसे येलो वाला सा पार्ट होता है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, तो वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन एग में और जैसे कि हीमोग्लोबिन ब्लड में, तो ये दोनों प्रोटीन क्या होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये एकदम इजी है, पर बेटा याद करोगे, देखो याद नहीं करोगे तो चाहे आसान भी हो पेपर में तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए सब इसको ऐसे अच्छे से साथ साथ बेटा याद कर लो, क्योंकि इसका फिर मैं इसके बाद अब और तो सिलेबस आगे है नहीं, तो मैं जस्ट पहले इसी का ही टेस्ट ले लूंगी, तो ये तुम्हारे यहीं के यहीं हो जाएगा, ठीक है। अमीन्स के बाद पहले अमीन्स का दो, फिर बायोमोलिक्यूल का। मैं असाइनमेंट ना कोशिश करूंगी तुम्हें, अभी ये देखो पूरी तो नहीं होगी, पर मैं इन छुट्टियों में बना लूंगी ताकि फिर तुम्हें जल्दी से दे दूं जैसे खत्म हो जाए। छोटा सा ही बनाऊंगी, इसका ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कम मार्क्स की यूनिट ज्यादा की तो है नहीं। हाँ, तो इसलिए मेन मेन चीजों को ऐसे पकड़ के चलो, है ना, क्या पता इसमें से खाली एमसीक्यू ही आ जाए। तो ये हमारा है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हम सेकंड इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर हमारी प्रोटीन बनी, ठीक है, तो उसके बेसिस पर भी हमारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन वो होती हैं बेटा जो पानी डालने पर हमें सिर्फ अमीनो एसिड्स देती हैं, क्योंकि कई बार प्रोटीन में ना बेटा अमीनो एसिड के अलावा भी बहुत और चीजें भी होती हैं, ठीक है, जो अभी मैं आगे बताऊंगी। तो सिंपल प्रोटीन्स क्या होती है, दोज प्रोटीन्स विच गिव्स ओनली अमीनो एसिड्स आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि देखो जब ये मिले तो पानी निकला, जब पानी देंगे तो दोबारा से हमें अमीनो एसिड्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो हमें खाली अमीनो एसिड ही पानी के घोलने से देती हैं, तो दोज प्रोटीन्स आर सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। और एक हमारी कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स बेटा वो होती हैं जैसे कि एंजाइम्स। एंजाइम हमारी कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स में जैसे कि हीमोग्लोबिन भी एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में पता है क्या होता है बेटा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एक फेरस आयन के चारों तरफ टेट्राहेड्रली अरेंज होती है। फिर वो चारों गोला गोला बनाती हैं, अपना अपना ग्लोब्यूल भी बनाती हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें हमारा क्या है कि उसके अलावा जब पानी डालेंगे तो हमें 4 पॉलीपेप्टाइड के अलावा क्या मिलेगा, एक फेरस आयन भी मिलेगा। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा उनमें जो एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है कंजुगेटेड प्रोटीन में, बेसिकली वही उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, सारा काम वो वहीं करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन है वो तो उसको जस्ट एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स को शायद हमने नहीं इसी में आ गया, तो एंजाइम्स में भी बेसिकली क्या होता है बेटा कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड तो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, पर उसके अंदर कोई मेटल आयन होता है, कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, तो वो सारा काम उसी सेंटर पर ही जाकर सारा होता है, ठीक है। तो उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो अमीनो एसिड्स के अलावा जो और एक्स्ट्रा पार्ट है वही होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होती है, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और होती है साथ में, जैसे कि आरएनए हो गया, डीएनए हो गया। ग्लूकोप्रोटीन्स भी होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, किसके अलावा, पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि हमें आफ्टर हाइड्रोलाइसिस अमीनो एसिड्स के अलावा भी कुछ और मॉलिक्यूल्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, कुछ और स्पीशीज भी प्रोवाइड करती हैं, कुछ और पार्ट भी हमें देती हैं, ठीक है। तो दोज प्रोटीन्स आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। ये लिख रहा होगा ना, प्रोटीन्स विच गिव अल्फा अमीनो एसिड एंड ए नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कि प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना बेटा। और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को ना हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन है तो उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, फेरस आयन होता है, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में। तो अब नेक्स्ट हम लास्ट देखेंगे इसमें डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन ना मतलब वैसे कुछ नहीं है कि अलग से कोई पार्ट है। देखो होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक तो है प्रोटीन और हीमोग्लोबिन में फेरस आयन है या फेरिक आयन है, इनमें से कोई एक आयन, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, शायद फेरिक आयन भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं तुम्हें कंफर्म कर लूंगी, ये तो मैंने थोड़ा वैसे बताया था, पर फिर भी गलत नहीं बोलना चाहिए और मैं इसको देख लूंगी। तो अब देखो बेटा कि हम देखेंगे डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं। देखो जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो एक बहुत
मतलब बहुत बड़ा पॉलीमर है, उसमें बहुत सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हम ना उसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी डाला, ज्यादा नहीं डाला हमने, क्या डाला इसमें, थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है। तो जब थोड़ा पानी डालेंगे ना, तो जैसे कि भाई मान लो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, तो थोड़ा पानी डाला तो पहले बड़ी बड़ी यूनिट अलग हो गई, ठीक है। तो जो पहली बड़ी यूनिट अलग होती है उनको ना हम प्रोटियोज कहते हैं, ठीक है। फिर और पानी डाला तो प्रोटियोज में भी सेपरेशन होगा, तो उससे जो हमें और छोटी यूनिट्स मिलेंगी उनको हम पेप्टोन्स कहते हैं। फिर और पानी डाला तो अब हमें 10,000 यू से कम की मिलने लग जाएंगे, तो हम उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे। अब जब और भी पानी डाल देंगे तो फिर हमें अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन से तो पहले हमें क्या मिला, प्रोटियोजेस मिले। फिर प्रोटियोजेस में हमने थोड़ा सा और पानी डाला तो हमें पेप्टोन्स मिले। फिर पेप्टोन्स में और पानी डाला तो पॉलीपेप्टाइड्स मिले, और पॉलीपेप्टाइड्स में हम पानी डालेंगे तो हमें मिलेंगे अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये जो बीच की स्टेजेस हैं, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनको हम की जो प्रोटीन से डिराइव होकर हमें यूनिट मिली, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा। अब हम लास्ट करेंगे प्रोटीन का कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा था, तो कार्बोहाइड्रेट्स का उल्टा सिंपल था बेटा स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए उसको पूरी डिटेल में तो हम नहीं कर सकते। जब भी कभी करते हैं, चाहे कहीं भी करें, यहाँ कर रहे हैं, चाहे बायो के बच्चे भी करते हैं, तो हम उनको अलग अलग स्टेजेस में डिस्कस करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। ऐसे ओवरऑल नहीं देख सकते जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको हम 3 अलग अलग स्टेजेस में डिस्कस करते हैं। पहले को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तीसरे को टर्शरी स्ट्रक्चर, और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी कुछ प्रोटीन्स में होता है, सब में नहीं होता, ठीक है। तो पहले हम हर स्टेज पे देखेंगे कि हम कौन सा पार्ट उसमें प्रोटीन का डिस्कस करते हैं। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम किसको देखते हैं, सेकेंडरी में किसको देखते हैं, टर्शरी में किसको देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हम क्या देखते हैं, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी प्रोटीन के अंदर कितनी अमीनो एसिड है, कौन कौन सी अमीनो एसिड है, और वो किस ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। नंबर, टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिस्कस्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है कि अंदर उसकी है क्या, बेसिकली वे काम तो अमीनो एसिड ही करेंगे, ठीक है। तो द नंबर, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिस्कस्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो कि किसी भी प्रोटीन का ना बेटा सबसे ज्यादा एक तरीके से ऐसे समझो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अब तुम देखो बेटा कि कोई एक प्रोटीन किसी की बन रही है, जब जैसे बच्चा बन रहा है तो तब उसकी जैसे सारी चीजें बन रही होती हैं। तो जब प्रोटीन बन रही होती है, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन को ही बनना है, तो 574 अमीनो एसिड आकर अरेंज होती हैं किसमें, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। उनका जो ऑर्डर है, अगर वो इतना सा भी डिस्टर्ब हो गया ना बेटा कि एक अमीनो एसिड के अलावा दूसरी लग गई, एक इधर लगनी थी और इधर लग गई, वहीं से ही उस बच्चे की लाइफ का आगे क्या हो जाएगा, मतलब डिसीजन हो जाएगा कि उसके अंदर मतलब कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे एक बीमारी होती है, उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ठीक है। ये बीमारी पैदा हो जाती है जस्ट एक अमीनो एसिड के चेंज होने से, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा एक जैसा सा होता है। तो भाई जब अरेंज हो रहे हैं, है ना, कुछ आरएनए होते हैं बेटा जो अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एक आरएनए ने भी गलती कर दी ना, तो बस उसका नुकसान फिर वो बच्चा लाइफ टाइम भुगतने वाला है, ठीक है। पहली बात तो बच्चा ज्यादा टाइम तक जिंदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रह गया तो फिर मतलब उसको लाइफ टाइम सफर करना पड़ेगा। देखो बस एक की वेलाइन की जगह ना हमारे यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आ जाए, देखो ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन, सॉरी उल्टा बोल गई, एक अमीनो एसिड होती है उसको ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वेलाइन आकर लग गया एक जगह भी, ठीक है, तो वो ऐसे वाला हीमोग्लोबिन बेटा जब बनेगा ना, तो वो ऐसे पिचका सा बनेगा। ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारा कैसा होता है, ऐसे राउंड शेप की हमारी आरबीसी होती है, और ऐसे उसमें हीमोग्लोबिन भरा रहता है, तो इसलिए वो फुली सी रहती है आरबीसी, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हीं में हीमोग्लोबिन होता है।
पर अगर ये वाली प्रॉब्लम हो गई कि वेलाइन की जगह ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन, ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वेलाइन आ गया तो हमारा जो उसका जो हीमोग्लोबिन बनेगा ना वो ऐसे पिचका सा बनेगा। अब वो पिचक जाएगा तो आरबीसी भी पिचक जाएगी। तो आरबीसी हमारी पिचक के ना ऐसी बनती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल पता है किसको कहते हैं? हसिया को। जैसे दराती होती है ना, तो दराती किसी शेप का सा बनेगा हमारा क्या? आरबीसी। तो अब जब वो हीमोग्लोबिन जब ऐसे पिचका सा बनेगा, हीमोग्लोबिन क्या करता है बेसिकली बेटा कि हमारे लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके जाता है और हर सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, वहां पर फिर हमारा खाना जलता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब अगर कोई ऑक्सीजन कैरी करने वाले जो हीमोग्लोबिन है अगर वो ही बीमार है, वो ही प्रॉपर नहीं बने हुए हैं, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ही प्रॉपर नहीं हो पाएगी कि सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना ही शरीर के लिए बड़ी जद्दोजहद का काम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब प्रॉपर नहीं होगी तो वो इंसान बड़ी जल्दी थक जाएगा, थोड़ा सा चलेगा नहीं, थोड़ा सा काम नहीं करेगा, उसका एकदम सांस फूलेगा, तो उसको लाइफ टाइम बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि किसी की बॉडी में ना वो चीज हाइब्रिड होती है, मतलब आधी हीमोग्लोबिन तो सही बन गए, आधी हीमोग्लोबिन सिकल सेल बन गए। अगर ऐसा हुआ तो वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है, थक जाता है, ज्यादा दौड़ भाग का काम नहीं कर सकता पर जिंदा रह जाता है। पर अगर किसी की बॉडी में सारे ही हीमोग्लोबिन सिकल सेल बन गए, वो बच्चा ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाएगा। जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप चलने फिरने का काम करेगा तो उसकी बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो मतलब वो बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता ऐसा बच्चा। ठीक है, सोच सकते हो कि कितना मतलब बॉडी में फाइन है, कितना डिसिप्लिन है जब एक बॉडी बन रही होती है। एक बहुत छोटा सा काम है ये, देखो कितना होता है एक अमीनो एसिड, बड़ी छोटी सी होती है। जब हम एक खून की ड्रॉप ही हमारे पास होती है, उसी में हीमोग्लोबिन, उसी में इतने सारे आरबीसी होते हैं, हर आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हर हीमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड को लिए हुए है। उसके अंदर भी एक छोटी सी मिस्टेक होने से ही क्या हो जाता है, एक बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वो ही एट लास्ट जाकर प्रोटीन के फंक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें बस मेन तुम्हें ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर कोई बीमारी पूछ ले कि सिकल सेल एनीमिया किस स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने से पैदा होती है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने से वो पैदा हो जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। बाकी स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत उल्टा सीधा हो जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक ये जो रामाचंद्रन एंगल है ना, इसको तुम छोड़ सकते हो, इसकी इतनी कोई नीड नहीं है इसमें, बेशक इसको तुम काट दो। ठीक है, ये बस सिंपल ऐसे ही, ये मैंने थोड़ा बस इसलिए डाल दिया था, मेरा बस मन करा कि मन का हिंदी थोड़ा मतलब हमारे इंडियन नेम है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया, पर इसकी इतनी कोई नीड नहीं है। वैसे भी तुम्हें वैसे मैं मोटा मोटा बता सकती हूँ कि देखो जब ऐसे सी और एनएच ग्रुप आते हैं ना, तो ऐसे सीयू कितने एंगल पर अरेंज होता है और एनएच कितने एंगल पर अरेंज होता है। तो एक को हम ऐसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फाई और साई जो दो एंगल होते हैं ना, इन्हीं को ही हम रामाचंद्रन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकते हो उसको, जस्ट फॉर नॉलेज। अब आ जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा देखो क्या होता है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो अब अमीनो एसिड्स कौन कौन सी थी, कितनी थी और कैसे अरेंज थी, वो तो हमने पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अब अमीनो एसिड जुड़ गई और बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन अब कैसे अरेंज है इन ए स्ट्रक्चर? ठीक है बेटा, तो हम देखो 3 स्टेजेस में पढ़ रहे हैं। एक में तो अमीनो एसिड को देखा, एक में पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे अरेंज है उसको हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। फिर पॉलीपेप्टाइड अरेंज होकर फिर पूरा प्रोटीन ओवरऑल कैसा दिख रहा है वो हम पढ़ेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में। और इस पूरे बड़े स्ट्रक्चर में भी कई बार अलग अलग यूनिट बड़ी बड़ी सी नजर आती है, अगर वो होती है इन केस, तो वो यूनिट आपस में कैसे अरेंज है उनको हम पढ़ते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। ठीक है बेटा, तो अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो बेटा 2 टाइप का होता है हमारा, एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक होता है हमारा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है कि कई बार ऐसे ना डिफरेंस के मैनर में तुम इन दोनों को कर सकते हो। अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब होता है ऐसे, तुमने ऐसी सीढ़ियां देखी है ऐसे गोल गोल घूमने वाली, तो उसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं कि चीज ऐसे एक ही उस पर ऐसे गोल गोल घूमती जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा हेलिक्स में क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन का नंबर 1 होगा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल मैनर में अरेंज होती है। राइट हैंडेड हेलिकल मतलब सीधे, जैसे क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेशन देखूं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज हमारी क्या है,
इस तरीके से क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे गोल 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 घूमती है, और जब वो घूमेगी तो उसके जो पोलर ग्रुप है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से, ऐसे मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, देखो इस तरीके से ऐसे हमारी चेन चली। ठीक है बेटा, तो इसके पोलर ग्रुप यहाँ पर होगा, ऐसे इसका पोलर ग्रुप यहाँ होंगे। तो इधर ऐसे जो हमारा मान लो CO आ रहा है और इधर हमारा जो NH आ रहा है, ये आपस में ऐसे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाते हैं। मतलब अपने आप कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि हर पहली अमीनो एसिड का एक पोलर ग्रुप अपने से चौथी अमीनो एसिड के दूसरे पोलर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो बनाने के लिए घूमना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो ऐसे अपने आप घुमाव बन जाएगा जब हर पहली अमीनो एसिड अब जैसे चौथी अमीनो एसिड के साथ क्या बनाती चलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती चलेगी। तो क्योंकि इसमें विद इन द चेन ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही हैं, एक ही चेन के अंदर बन रही हैं, तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्ड को ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है जब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अंदर हो जाए। जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब पढ़ी थी 11th में, तब भी देखा था कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल ही अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अब 2-3 बातें क्या ध्यान में रखनी है कि एक तो इसमें क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसी बनती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है। और इसमें देखो बेटा क्या हो जाता है कि जो इसमें R ग्रुप होते हैं, देखो कोई भी अमीनो एसिड है तो उसमें R देखा था ना हमने, तो R ग्रुप इसमें बड़े साइज का होता है। बड़ी साइज के कारण ही दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन इनके पास नहीं आ पाती है। तो जो बड़ा है वो ऐसे कोने में पड़े रहेंगे, मतलब इधर इधर रहेंगे, बीच में नहीं आएंगे, मतलब सबके बाहर की तरफ होंगे R ग्रुप, तो आराम से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो दूसरा हम पार्ट करेंगे ना उसमें सब उल्टी बातें होंगी कि जो दूसरा हमारा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, जो दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है बेटा बात? पहले में तो R ग्रुप कैसे हैं, बड़े। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में R ग्रुप कैसे होंगे, छोटे। तो छोटे होने के कारण कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन ना एक दूसरे के पास आ जाती है, क्योंकि छोटे छोटे R ग्रुप है तो आराम से एक दूसरे के साथ वो अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो आ जाती है। तो एक का CO दूसरे का NH, एक का CO दूसरे का NH, आपस में अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहेंगे, क्योंकि अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में बन रही हैं। यहाँ तो एक ही घूम रही थी, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में बनती है। क्यों ये पास आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ R ग्रुप का साइज छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बीटा प्लीटेड शीट में ऐसे फिर ये शीट्स बना लेती हैं, तो ऐसे बहुत सारी इकट्ठी मिलकर ऐसे एक शीट बन जाएगी। ऐसे दूसरी भी सारी शीट्स ऐसे एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी में ही एक छोटी सी चीज है, एक बार बोर्ड में ये आया हुआ है तो इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया था। देखो बेटा, ऐसे करके एक बार बोर्ड में आया हुआ है, व्हाट इज 3.613 हेलिक्स। ये एक बार तुम्हारा 1 नंबर में क्वेश्चन आया है कि 3.613 हेलिक्स क्या होता है। तो 3.613 हेलिक्स क्या होता है, देखो बेटा कि जब ये ऐसे टर्न करके वापस आया तो एक अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में 3.6 तो अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब 3 तो पूरी अमीनो एसिड आ जाती है यहां से आने में, और 0.6 चौथी अमीनो एसिड का पार्ट होता है, बाकी पार्ट उसका अगले टर्न में जा चुका होता है। ठीक है, और अगर मैं यहां से लेकर, अब देखो जब ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो यहां से देखो तो ये पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, भाई बंद हो गया। तो इस पूरी रिंग में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें जो कि इस रिंग को बना रहे हैं, उनका मेंबर 13 होता है, मतलब 13। अब हम पूरा नहीं खोलेंगे, देखो मैं 3 अमीनो एसिड बनाऊं, टाइम वेस्ट होगा, उसकी कोई डिटेल तुम्हें नहीं जाना है, बस एक बार क्योंकि जस्ट आया तो तुम्हें उसका मीनिंग पता हो। ठीक है, 3.613 हेलिक्स का क्या मतलब होता है कि इन ईच टर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर there is a 13 membered ringed form and 3.6 amino acids are present in each turn। ठीक है, हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स होती हैं और एक 13 मेंबर की इसमें रिंग बन जाती है, इसलिए इसको हम 3.613 हेलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आई बेटा बात समझ में? अब जो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें भी तुम्हें मतलब मेन ये 3 डिफरेंस तुम ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है कि वे उसमें R ग्रुप छोटा होता, बड़ा होता है अल्फा हेलिक्स में, और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में R ग्रुप हमारे छोटे होते हैं।
उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। वहां पर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे टर्न कर जाती है और हर पहली अमीनो एसिड अपने से चौथी अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़कर एक शीट बनाती हैं। और वो जब बेटा शीट बनती है ना, देखो यहाँ प्लीटेड वर्ड क्यों आया है, कभी पर्दा देखा है? जब ऐसे हवा में उड़ता है, थोड़ा ऐसे पास हो तो उसमें ऐसे 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 करके उसमें ऐसे वेव्स होती हैं, देखा है ना? तो यहाँ पर भी क्योंकि देखो जो कार्बन है हमारा अमीनो एसिड में वो एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो ऐसे स्ट्रेट चेन नहीं होंगी। तो ऐसे जब हम अगर ओवरऑल उस शीट के स्ट्रक्चर को देखें तो वो ऐसे 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 करके उसमें ऐसे हमें ऐसा लुक आता है, लाइक द फोल्डेड प्लीट्स ऑफ अ ड्रेपरी। ड्रेपरी हम बड़े पर्दे को कहते हैं, ठीक है, और उसके फोल्ड्स को हम प्लीटेड कहते हैं कि भाई प्लीट्स बन रही हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं कि प्लीटेड के फॉर्म में, ऐसे प्लीट्स के फॉर्म में एक शीट स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है। और एक को अल्फा दे दिया, एक को हमने बीटा दे दिया है, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको हम अल्फा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। आ रही बेटा बात समझ में? और इसमें भी हमारा देखो ये जो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है दो टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल और एक होता है एंटी पैरेलल। इसमें जस्ट क्या फर्क है, देखो जब ये चेन है तो एक तरफ एन एंड होगा और एक तरफ सी एंड होगा। तो अगर उस शीट के अंदर जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन है सबके एन एन ही एक तरफ है और सी सी एक तरफ है, तो वो हमारा पैरेलल स्ट्रक्चर होता है कि सारे एक जैसे हैं। पर एक का एन और एक का सी है, फिर एक का सी एक का एन है, फिर एक का एन है फिर सी है, मतलब अपोजिट है। यहाँ एन है तो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का इधर सी है, फिर यहाँ एन आ गया, फिर यहाँ सी आ गया। तो अगर वो अपोजिट एंड्स के थ्रू अरेंज होते हैं तो वो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, और अगर सेम एंड्स के थ्रू अरेंज होते हैं तो वो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा। अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा दो टाइप का होता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो वो हमने कर लिया, क्योंकि वो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करा था ना, तो ध्यान है उसमें हमने यही किया था कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ओवरऑल प्रोटीन ऐसे थ्रेड लाइक नजर आती है या फिर एक गोले की तरह नजर आती है, ठीक है बेटा। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ना बेटा, उसमें तो हमारा मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ही उसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। देखो तभी तो ऐसे ऐसे धागे से बनेंगे। और जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसके अंदर ज्यादातर तो वैसे पहला अल्फा हेलिक्स रहता है, पर उसमें कहीं कहीं ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें सब मिक्स है, तो उसमें दोनों टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोटीन अगर थ्रेड लाइक नजर आती है तो दैट इज ए फाइब्रस प्रोटीन, और ओवरऑल प्रोटीन अगर एक ग्लोब्यूल की तरह, एक स्फीरोइडल स्ट्रक्चर की तरह नजर आती है तो दैट इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। लास्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो सब में नहीं होता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने हीमोग्लोबिन को बताया कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि बीच में एक आयरन का आयन होता है, आइदर फेरस आयन और फेरिक आयन। अभी मैं कंफर्म नहीं तो इसलिए मैं एक को नहीं बोलूंगी। तो एक आयरन का आयन होता है और चार ऐसे हमारी गोल गोल सी ग्लोबुलर यूनिट अरेंज होती हैं, ठीक है। अब जो चार बड़ी बड़ी हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन, फर्दर एक प्रोटीन के अंदर चार चार ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमें नजर आए, तो वो चारों यूनिट, चारों जो सब यूनिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है, हीमोग्लोबिन में अरेंज होती है टेट्राहेड्रली। तो अगर किसी प्रोटीन के अंदर, ठीक है, बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं, तो द अरेंजमेंट ऑफ दो सब यूनिट्स आर स्टडीड अंडर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन में वो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, तो वो हमारा उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो दिस ऑल अबाउट है किसके लिए, दिस ऑल इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का हमने स्ट्रक्चर किया। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि ये मतलब फाइब्रस और ग्लोब्यूल जैसे प्रोटीन तुम्हारा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये आया हुआ है तुम्हारा बोर्ड में, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको टिक करो, इसको जरूर ही टिक कर लो, एकदम इजी है और बहुत बार पूछा भी हुआ है।